सो दोस्तों, चलिए मिशन संभव में जीएसटी रिवीजन। आज का टॉपिक रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई, सबसे इजीएस्ट टॉपिक। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी रिवीजन होने के बाद सिर्फ आप क्वेश्चंस देख लो, सब आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर मैथ आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे इजी टॉपिक है, आपको कह दूँ। ओके, यानी पूरे सीए फाइनल में जीएसटी में ये सबसे इजी टॉपिक है। इंटर में भी आपने पढ़ा था, फाइनल लेवल पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है। यस, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होगा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है कम आते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें इसकी एडजस्टमेंट आती है, या फिर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो चलिए हम टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन जो है सेक्शन 12 और 3 पढ़ने वाले हैं। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई में 12 और 3 और आगे सेक्शन 14 वो भी पढ़ेंगे। 3 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। ये पढ़ने के पहले थोड़ा इनवॉइस मैकेनिज्म समझ लेते हैं। वैसे इनवॉइस में आपको ये इंटर से पढ़ाया गया और ये आपको इजी लगेगा कि भाई गुड्स के केस में इनवॉइस कब होता है, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, यानी जब अंडर सप्लाई आप रिमूव करोगे ओके, उसके पहले या एट दैट टाइम आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द लास्ट डेट, तो लास्ट डेट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और वो है डेट ऑफ रिमूवल। रिमूवल तक इनवॉइस चले जाना चाहिए अगर गुड्स पे मूवमेंट नहीं है। एनी अदर केस, अब मूवमेंट नहीं है तो कभी कभी गुड्स एज सच बेसिस पे भी सेल होते हैं। ओके, जिसको हम कहते हैं एज इज वेरिज बेसिस, जहाँ पे है वहाँ पे ही गुड्स सेल हो गया। जैसे मेरे ऑफिस का फर्नीचर ओके, मूवेबल गुड्स है, लेकिन मैंने ऑफिस भेज दिया, फर्नीचर के साथ भेज दिया, तो वहाँ फर्नीचर का मूवमेंट नहीं हुआ ओके, क्योंकि फर्नीचर के साथ एसी के साथ मैंने ऑफिस भेज दिया है, तो गुड्स मूवेबल है, पर एज इट इज़ मैंने भेज दिया, एज इज वेरिज बेसिस पे भेज दिया। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ मूवमेंट नहीं होगी तो फिर इनवॉइस कब तक देना चाहिए, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल दैट गुड्स टू द कस्टमर ओके, तो वो जब आप अवेलेबल करवाओगे या डिलीवरी दोगे तब तक आपने इनवॉइस दे देना चाहिए, सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे सर्विस से रिलेटेड। ओके, सर्विस में इनवॉइस क्या आपको पता है कि नॉट बियॉन्ड 30 डेज, यानी 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या प्रोविजन ऑफ सर्विस। ख्याल रखना, प्रोविजन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस सेम वर्ड है। तो जिस दिन आप सर्विस कंप्लीट कर दोगे वहां से 30 डेज में इनवॉइस चले जाना चाहिए। उसके पहले तो आप कभी भी दे सकते हो, पर ऑन और बिफोर दैट। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह होगी तो 45 डेज है। तो इनवॉइस के केस में व्हाट इज द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 30 डेज नॉर्मली, और अगर बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर होगा तो 45 डेज जो है ओके वो लिया जाएगा। ओके, तो ये तो नॉर्मल प्रोविजन होगी इनवॉइस की, गुड्स की और सर्विस की, सिंपल, इसमें कुछ खास बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब देखो, जब कोई सप्लाई कंटिन्यूअस हो रहा है, समझ लो पाइपलाइन के थ्रू कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे रिमूवल का डेट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कैसे बोला जाएगा, समझ लो गैस पाइपलाइन है, कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, तो व्हाट इज द डेट ऑफ रिमूवल ओके, वो आइडेंटिफाई करना गड़बड़ हो जाता है। और जहां कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है वहां कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, तो इसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा अलग दिया। और गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, ये केस में गुड्स या सर्विस के केस में हम इनवॉइस जो है आपको अलग ढंग से इशू करवाएंगे, मैकेनिज्म अलग रहेगा। चलो भाई, ये तो समझ गया कि इनवॉइस जो है अलग ढंग से इशू होगा। नाउ अब पहला सवाल ये आ जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स या कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। डेफिनेशन एग्जाम में लर्न करनी है क्या, नहीं, जस्ट रीड करके जाना, पर मैंने चार्ट पे कवर कर लिया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब जो कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे दिया गया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, वेदर और नॉट बाय मींस ऑफ वायर, केबल्स और पाइपलाइन और अदर कंड्यूट, और फॉर वी सप्लाई इनवॉइसेस टू द रिसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस। तो इसको हाईलाइट करो। अब कंटिन्यूअस तभी बोला जाएगा जब सप्लायर जो है इनवॉइसेस पीरियोडिकली दे रहा है ओके, यानी ऑन पीरियोडिकल बेसिस पे इनवॉइसेस दे रहा है, रिमूवल पे नहीं दे रहा है, पीरियोडिकली दे रहा है। समझ लो एग्जांपल के तौर पे ओके, घर में आपने दूध वाला देखा होगा, न्यूज़पेपर वाला देखा होगा, तो दूध वाला रोज मॉर्निंग में आपको दूध के पैकेट्स दे रहा है, लेकिन वो हर रिमूवल पे इनवॉइस नहीं बनाता है, उसका बिजनेस का नेचर ऐसा नहीं है। वो ओके मंथली बेसिस पे एक स्टेटमेंट बनाता है और पीरियोडिकली इनवॉइस देता है। गैस की पाइपलाइन है, पीरियोडिकली इनवॉइस देता है। तो कोई भी गुड्स का आपका कंटिन्यूअस सप्लाई, जिसमें ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो वाला पॉइंट है कि सप्लायर जो इनवॉइसेस देने का उसका नेचर है, बिजनेस की डिमांड है, वो पीरियोडिकल है। ओके, दूध वाले के केस में पीरियोडिकल डिमांड है, तो
वो सिचुएशन में कंटिन्यूस बोला जाएगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट है और वो कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे दिया जाएगा। अब ये लाइन का मतलब क्या है कि वो ओके उन्होंने ये नहीं कहा कि वे कंटिन्यूस तभी बोला जाएगा जब वायर केबल और कंड्यूट पाइपलाइंस के थ्रू हो, नहीं, वो वायर केबल कंड्यूट पाइपलाइन के थ्रू भी हो सकता है या फिर वो अदर मोड से भी हो सकता है, कोई भी मोड हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि यही मोड से होना चाहिए। ओके, तो यहां तक की डेफिनेशन तो ये जनरल डेफिनेशन है कि भाई कोई भी सप्लाई कब बोला जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। आगे इंक्लूड क्या कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल केस में नोटिफाई किया होगा कि भाई ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब गवर्नमेंट के पास पावर रखी है कि भाई गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट को बोल दे कि ये कंटिन्यूस है, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो उसको आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स ही लेना पड़ेगा। चलिए नाउ अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात क्या करें तो मींस सप्लाई ऑफ सर्विस जो कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे जिसका कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली और जहां पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। बस बेटा ये दो लाइन में डिफरेंस है। ओके, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बस दोनों में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सब, और ये चार्ट आपको डेफिनेटली यहाँ हेल्प करता है। ओके, तो दो लाइन में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो दो लाइन में बेटा आपको ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ 3 मंथ्स का ऐसा 3 मंथ्स का कोई टाइम पीरियड नहीं है, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जिसमें हम बोलेंगे 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। गुड्स के केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, यहाँ पे 5 डेज का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 10 डेज का भी हो सकता है, 15 डेज का भी हो सकता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कितने भी डेज का हो सकता है, लेकिन सर्विस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी बोला जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सीड्स 3 मंथ्स। बेटा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सीड्स 3 मंथ्स, ओके, तो ही वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा। ओके, उसके बाद में दूसरा एक डिफरेंस समझ लेना कि यहाँ सप्लायर इनवॉइसेस पीरियोडिकली दे रहा है, यानी ओके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सप्लायर के पास है। सप्लायर का बिजनेस नेचर ऐसा है गुड्स के केस में कि वो खुद होके पीरियोडिकल इनवॉइस दे रहा है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट में रिसिपिएंट कब पेमेंट करेगा, ओके, उसके पीरियोडिक पेमेंट के ऑब्लिगेशन हो गए तो ही कंटिन्यूस बोला जाएगा। सर थोड़ा समझाओ ना ये कैसा, चलो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। पर एग्जांपल के तौर पे ओके भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसका बिल्डर के साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसका बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका जब बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट ने कहा देखो भाई ओके बिल्डर तेरे पे भरोसा नहीं है, ओके तू हमें प्लेन पे देगा कुछ अमाउंट, तो पेमेंट पीरियोडिकली जैसे जैसे इवेंट होंगे या जैसे जैसे ड्यू डेट आएगी वैसे पे होगा। तो रिसिपिएंट अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत और कॉन्ट्रैक्ट है और वो पीरियोडिकल पेमेंट आ रहा होगा तो उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोली जाएगी। चलो ये तो डेफिनेशन हुई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की। अब इसके आगे बात करते हैं कि भाई इनवॉइस कैसे इशू होता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो फिर ये जनरल प्रोविजन तो अप्लाई नहीं होगी, ये जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि आप अब स्पेशल डेफिनेशन में आ गए। नाउ अब ये केस में अगर गुड्स का होगा इश्यू ऑफ इनवॉइस, यहां पे लिखना होगा तो लिख देना कंटिन्यूस, कंटिन्यूस या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, चलो शॉर्ट फॉर्म ज्यादा अच्छा है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स COG, और इश्यू ऑफ इनवॉइस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस क्या, तो अब सप्लायर जब पीरियोडिकली देता है इनवॉइस, देखो यहाँ पे सप्लायर जब इनवॉइस पीरियोडिकली देगा रिसिपिएंट को तो वो सिचुएशन में सप्लायर जो है उसका स्टेटमेंट बनाता है। तो अब लॉ क्या कहता है कि अगर तुमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई किया होगा और उसमें तुम सक्सेसिव स्टेटमेंट बना रहे हो या आपको सक्सेसिव पेमेंट मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों में से कुछ तो होगा ना सक्सेसिव स्टेटमेंट। जैसे जैसे यहाँ पे दूध वाला यहाँ पे पहले स्टेटमेंट बना के देता है कि भाई इतने दिन इतना लीटर हुआ, उससे इतना लीटर हुआ वाटर रेट में भी, या गैस पाइपलाइन कितना मीटर, यहाँ पे वो गैस का मीटर होता है कितने यूनिट्स यूज हुए, ओके, तो उसके बेस पर एक स्टेटमेंट बनता है। तो अगर आपके सर्विस में स्टेटमेंट बन रहा होगा या सक्सेसिव पेमेंट होगा, सक्सेसिव पेमेंट होगा, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब देना चाहिए, तो इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट इज इश्यूड और एज द केस में भी सच पेमेंट इज रिसीव्ड। हाँ, तो अगर आप स्टेटमेंट दे रहे होगे तो ऑन और बिफोर दैट स्टेटमेंट ओके इनवॉइस चले जाना चाहिए, मतलब इनवॉइस पहले चले जाना चाहिए या जिस दिन सक्सेसिव स्टेटमेंट बना होगी ओके तब तक इनवॉइस चले जाना चाहिए। और दूसरा, अगर तुम्हारा यहाँ पे सक्सेसिव स्टेटमेंट नहीं होगा, सक्सेसिव पेमेंट होगा, ओके, तो सक्सेसिव पेमेंट होगा तो उसके पहले तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दो कि दोनों स्टेटमेंट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, ओके, विचएवर इज अर्लियर लिया जाएगा। डन 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 डन। चलो भाई साहब ये तो हो गया, ये तो इनवॉइस मैकेनिज्म गुड्स का था, ये तो बहुत इजी था, ओके, आपको याद भी आ गया होगा। लेकिन सर्विस का इनवॉइस मैकेनिज्म थोड़ा समझ लो। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में ओके गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 1 ओके ये और ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए। तो पहला जो उन्होंने यहाँ पे लिया, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट इज असर्टेनेबल,
ओके मतलब क्या कि समझ लो रेंट एग्रीमेंट है, तो अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट का पीरियड जो है, रेंट एग्रीमेंट का पीरियड 3 महीने से ज़्यादा है। तो रेंट एग्रीमेंट का पीरियड अगर यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आ गया। अब उसमें जो है ड्यू डेट फिक्स की है कि भाई रिसिपिएंट वेयर द डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यानी रिसिपिएंट कब कब पैसा देगा, ओके किसको, सप्लायर को, वो ड्यू डेट फिक्स है। तो सप्लायर अकॉर्डिंगली जैसी जैसी वो ड्यू डेट आएगी अकॉर्डिंगली इनवॉइस देगा, मतलब इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। ओके तो वो उसकी लास्ट डेट होगी कि भाई यस। अब थोड़ा यहां समझ लो कि अगर आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, सुनना ध्यान से, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में रेंट एग्रीमेंट है और ड्यू डेट फिक्स है कि रिसिपिएंट ये डेट को पेमेंट करेगा, क्योंकि डेफिनेशन ये जन्म डेफिनेशन से हुआ। ओके क्यों, क्योंकि पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन है। अब पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन है तो वो केस में ड्यू डेट के बेस पर पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन है। तो अब ऐसे केस में कब बोला जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम, तो इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम बोला जाएगा जब सप्लायर जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक, ओके यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक इनवॉइस दे देगा। अब देखो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि रिसिपिएंट पे कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके लीव इट, उससे कोई कंसर्न नहीं है। ड्यू डेट क्या है, ओके वो ड्यू डेट कंसीडर की जाएगी, ओके और अकॉर्डिंगली इनवॉइस इशू होगा। उसके बाद में वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बाय द रिसिपिएंट इज नॉट असर्टेनेबल। समझ लो मैं क्लास ले रहा हूँ, 8 मंथ्स का मेरा क्लास है और मैंने स्टूडेंट को बोला कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, तो मैंने सप्लायर ने अलाउ किया कि आप पीरियोडिकल पेमेंट में कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से ज्यादा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ से ज्यादा है तो ऐसे केस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी लेकिन इसमें मैंने डेट नहीं दी है, स्टूडेंट पे मैंने ये ट्रस्ट किया है कि आप पहली इंस्टॉलमेंट क्लास के पहले दे देना और उसके बाद में 2 इंस्टॉलमेंट आपके हिसाब से दे देना, ओके पर उसमें कोई ड्यू डेट फिक्स नहीं है। अब जब कोई ड्यू डेट फिक्स नहीं होती है ना बेटा, ओके तो वो सिचुएशन में फिर वो इनवॉइस कब देना, तो इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर। फिर जिस दिन मुझे स्टूडेंट से पैसा आया उसके पहले या उस दिन मैंने इनवॉइस देना चाहिए, वो कहा जाएगा कि इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम, इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम। और थर्ड केस, तो थर्ड केस वेयर पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, लाइक अब एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट ड्यू डेट वाइज नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट मिल रहा है इवेंट पे मिल रहा है, प्लेन का इवेंट खत्म हुआ, फर्स्ट फ्लोर का इवेंट खत्म हुआ, सेकंड फ्लोर का इवेंट खत्म हुआ, थर्ड फ्लोर का इवेंट खत्म हुआ। तो अगर आपका है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन पीरियोडिकल पेमेंट का बेस क्या है, क्या ड्यू डेट है, नहीं, ओके क्या ड्यू डेट नॉट नहीं, इवेंट पर है, जैसे जैसे इवेंट कंप्लीट हो गया मुझे पैसा लगेगा, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है। अगर पीरियोडिकल पेमेंट का बेस आपका इवेंट है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, यानी पहला इनवॉइस प्लीन तक इशू हो जाना चाहिए, प्लेन बनने के पहले इशू हो जाना चाहिए, दूसरा इनवॉइस फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर तक इशू हो जाना चाहिए। डन 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 डन। तो ये जो है यहाँ पे इवेंट वाइज इनवॉइस जाएंगे। भाई साहब ये हमने इनवॉइस का कॉन्सेप्ट 5 मिनट में समझ लिए। अब आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई पे, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आपका जो है ना बेटा, ओके वो टाइम ऑफ सप्लाई आपके इनवॉइस के बेसिस पर है। तो अब देखो हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ओके अगर आप ध्यान दोगे तो। ओके टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके अब देखो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई सबसे इजी भाई साहब। ओके गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या, तो पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी फॉरवर्ड चार्ज में ही आती है। तो जब भी सप्लायर अंडर फॉरवर्ड चार्ज ओके टैक्स देने वाला है तो वो उसका टीओएस कब, वो गवर्नमेंट को उसकी लायबिलिटी कब आएगी, और जो मंथ में उसका टीओएस आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, उस मंथ के ड्यू डेट में वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो बहुत ही सिंपल, क्या कहते हैं, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बात खत्म। ओके यानी विच एवर इज अर्लियर, बस खत्म। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिस दिन इनवॉइस इश्यू होगा या जिस दिन उसकी लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी वो दिया जाएगा। व्हाट इज द लास्ट डेट, अगर हम ये चले तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अगर मूवमेंट होगी तो रिमूवल या डिलीवरी। तो इन शॉर्ट आपका टीओएस कब आएगा बेटा, आपका टीओएस ऐसा आएगा कि अगर समझ लो यहाँ पे रिमूवल हुआ आर में रिमूवल कहता हूँ, इनवॉइस उसके पहले दिया तो टीओएस तब, इनवॉइस रिमूवल पे दिया तो टीओएस तब। ओके क्योंकि लास्ट डेट रिमूवल। ओके अगर इनवॉइस इसके बाद में दिया तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, ओके विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर आपका क्या आएगा, रिमूवल, तो रिमूवल आपकी लास्ट डेट मानी जाएगी। और रिमूवल अगर आपकी लास्ट डेट मानी जा रही है, ओके रिमूवल आपकी लास्ट डेट मानी जा रही है, तो तब आपका टीओएस आ जाएगा और उस मंथ के ड्यू डेट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके चलिए बस सिंपल। और तो एक गुड्स के केस में ना ज़्यादा सोचना ही नहीं, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बात को खत्म कर देना, वो टीएस का डेट होगा। एक नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन 66/2017, और ये क्या कहता है, ये कहता है टीओएस ऑफ गुड्स इज नॉट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट
ओके यानी एक नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है कि फॉरवर्ड चार्ज में रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस नहीं आएगा। सुनो, फॉरवर्ड चार्ज में रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस नहीं आएगा। ये समझ में आया क्या आपको? डन 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 डन, ये समझे क्या? चलो उसके बाद में फॉरवर्ड चार्ज में रिसिप्ट बेसिस पे नहीं आएगा, ये हमने देखा। यहां पे ये अंडरलाइन करना, और वो क्या? एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के बारे में थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बस इतना समझ लो कि रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस नहीं आता है गुड्स के केस में, लेकिन वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो आ जाएगा। तो ये तो था गुड्स का टीओएस, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। अब सर्विस का लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस में अब देखो क्राइटेरिया क्या है? इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन टाइम, दोनों में फर्क क्या है? गुड्स के केस में आपको कुछ नहीं देखना है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, बस इतना ले लो। यहां पे लास्ट डेट क्राइटेरिया यूज किया है, और यहां पे, और ये चार्ट में सच में आपको बहुत इजी जाएगा। ओके कंपैरिजन टेबल ही यहां पे दिया तो रियली बहुत इजी जाएगा। अब सर्विस के केस में लास्ट डेट नहीं है, वहां पे क्राइटेरिया यूज किया है इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन टाइम एंड नॉट विद इन टाइम। ओके इनवॉइस विद इन टाइम है या नॉट विद इन टाइम है। अब देखो यहां पे ओके इनवॉइस अगर विद इन टाइम है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ओके डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अब देखो मैंने नीचे डिफाइन किया, रिसिप्ट की दो डेट हो सकती है। मैंने कहा पेमेंट रिसीव्ड की दो डेट, डेट ऑफ बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे केस में जहां पे भी वर्ड रिसिप्ट आएगा तो आपको हो सकता है एग्जाम में इसके दो क्राइटेरिया दिए होंगे, बुक एंट्री दी होगी, ओके बुक एंट्री दी होगी, या फिर क्रेडिटेड टू बैंक दिया होगा। अगर क्रेडिटेड टू बैंक दिया होगा तो आपको फिर 3 डेट लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, आपको इनवॉइस की डेट लेना है और रिसिप्ट की 2 डेट लेना है। अगर 2 डेट्स दी होगी और तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको लेना है। ओके क्योंकि रिसिप्ट मतलब विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्ट मतलब क्या? बुक एंट्री या क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस वो भी अर्लियर। सिंपल वे में तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। ये समझ गया क्या? बहुत ही सिंपल। ओके दूसरा, इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन टाइम, अगर तुमने 30 डेज या 45 डेज में इनवॉइस नहीं दिया। पहला क्या था? अगर आपने 30 डेज 45 डेज में इनवॉइस दिया होगा तो अकॉर्डिंगली वो लिया जाएगा। अगर तुमने 30 और 45 डेज में इनवॉइस नहीं दिया होगा, ओके नॉर्मली जो हमने यहाँ पे देखा कि आपने दे देना चाहिए, और नहीं दिया होगा 30-45 डेज में, तो फिर थोड़ा डेंजर है। डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट की 2 डेट्स जो मैंने आपको बताई थी, वो तीनों में से ओके विच एवर इज अर्लियर। ओके तो ये दोनों में से अर्लियर, ओके और ये तो तीनों में से अर्लियर, डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट विच इज अर्लियर। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा समझ लो, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। क्या होता है? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके हम लेते हैं यहाँ पे अप्रैल, ठीक है, ले लिया हमने अप्रैल। अप्रैल में मैंने कंप्लीशन किया 20 अप्रैल को, ठीक है बेटा, ओके 20 अप्रैल को मैंने कंप्लीशन किया, ठीक है। अब ये जो 20 अप्रैल को मैंने कंप्लीशन किया, जस्ट मिनट, हाँ 20 अप्रैल को मैंने कंप्लीट किया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, मुझे लगा कि मैं 30 डेज में इनवॉइस दे दूंगा। तो 20 अप्रैल से 30 डेज यानी कितना है? अप्रैल के 10 दिन और आगे मई के 20 दिन, तो आगे 20 मई तक मैं इनवॉइस दे दूंगा, मुझे ऐसा लगा। पर अगर नहीं दे पाया 20 मई तक इनवॉइस, और इनवॉइस मैंने बाद में दिया, सर्विस का कंप्लीशन तो पहले ही हो गया था, और मैंने 30 डेज में या 45 डेज में इनवॉइस नहीं दिया, बाद में दिया, तो आपका टीओएस डेट ऑफ कंप्लीशन पे चले जाएगा या रिसिप्ट विच इज अर्लियर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनवॉइस 20 मई के पहले दे देते तो डेट ऑफ इनवॉइस आ जाता, लेकिन अगर आपने इनवॉइस 30 दिन में नहीं दिया, ओके और बाद में दिया, तो ऐसे सिचुएशन में टीओएस पीछे चले जाएगा। पीछे चले गया तो आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगी पीछे, और फिर क्या हो जाएगा कि आप तो लेट हो गए तो फिर इंटरेस्ट लायबिलिटी आ सकती है आपके ऊपर। ओके क्यों? क्योंकि अप्रैल का टीओएस गया तो अप्रैल की ड्यू डेट आ गई। अब अप्रैल की ड्यू डेट 20 में है, और 20 मई के बाद अगर आपने इनवॉइस दिया होगा तो क्या हो जाएगा कि जो टैक्स तुमने 20 मई तक देना चाहिए था उसका इंटरेस्ट भी लग जाएगा, और इंटरेस्ट यहाँ पे 18% पर एनम से लग जाएगा अगर डिले हो गया तो ये ख्याल रहे, ये डेंजरस प्रोविजन है। डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर पे ये लेके जाता है। नाउ ये तो हुआ क्लॉज ए, ये हुआ क्लॉज बी। ओके अब यहाँ पे थर्ड वन क्या कहता है? इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन एज पर क्लॉज ए और क्लॉज बी, तो डेट व्हेन रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके डेट व्हेन रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वाला प्रॉब्लम मैं थोड़ा आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ये थर्ड वाला क्लॉज समझ लो। अब ये थर्ड वाला क्लॉज क्या है बेटा? यहाँ पे लेट्स टेक एग्जाम्पल वी स्मार्ट। ओके और ये जो वी स्मार्ट है
यहाँ पे सर्विस किसकी ले रहा है, वी स्मार्ट सर्विस ले रहा है, यहाँ पे वी स्मार्ट सर्विस ले रहा है जय सर की। ओके, जय सर की क्या सर्विस ले रहा है कि भाई वी स्मार्ट में जय सर के क्लासेस हो रहे हैं, ओके, फेस टू फेस, और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वी स्मार्ट जय सर पे इनवॉइस इशू करता है, ओके, और सर्विस है ना, वी स्मार्ट जहाँ तक देखा जाए, सॉरी, जय सर वी स्मार्ट पे इनवॉइस इशू करते हैं। तो ऐसे केस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जय सर टू वी स्मार्ट, और वी स्मार्ट यहाँ पे स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है, वी स्मार्ट स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है। चलो, ये वी स्मार्ट आगे क्या कर रहा है, फिलहाल ये पिक्चर से हटा देते हैं, ये पिक्चर से, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। ओके, जय सर वी स्मार्ट को सर्विस दे रहे हैं, तो हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस अगर हम ले तो यहाँ पे जय सर, और हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वी स्मार्ट, ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वी स्मार्ट। देन यहाँ तक क्लियर आपको। चलो, अब मैं थोड़ा आगे आपको समझा देता हूँ। अब देखो, ये जो सप्लायर है, इनका बैच जो चालू हुआ अभी भाई, ओके, इंटर का बैच चालू हुआ, फेब में रिजल्ट आया, मार्च में बैच चालू हुआ, या मिड ऑफ फेब से बैच चालू हुआ। अब बैच चालू हुआ तो यहाँ पे जयसर का बैच खत्म होने वाला है, ओके, यहाँ अप्रैल में, यानी नेक्स्ट ईयर में, लेकिन 31 मार्च आ गया, और 31 मार्च को मैंने जयसर को कहा कि सर आपका 1.5 महीने का बैच हुआ है, प्रोपोर्शनेट इनवॉइस दे दो। अब अज्यूम दैट, ओके, जयसर का प्रोपोर्शनेट 1.5 महीने का जो सर्विस हुआ एक्रुअल बेसिस पे अगर हम ले, तो उनका प्रोपोर्शनेट यहाँ पे हो जाता है, ओके, 10 लाख रुपीस। अज्यूम करो कि 10 लाख रुपीस यहाँ पे उनका प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अब ये जो प्रोपोर्शनेट 10 लाख रुपीस हो गया, तो जयसर ना इसका, वो कह रहे कि सर ये साल मत लो, आप एक काम करो सर, नेक्स्ट ईयर में ये डाल दो, ये साल मैं बिल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जयसर ने अगर इनवॉइस दिया, सुनना, जयसर ने इनवॉइस दिया तो उनका इनकम बढ़ जाएगा, और उनका इनकम बढ़ गया तो उनका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, इसलिए वो इस बार का इनकम टैक्स बहुत अच्छा खासा पे कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर में लूंगा। लेकिन वी स्मार्ट पेमेंट करना चाहता है इसी ईयर में 31 मार्च पे। क्यों? क्योंकि मैं जयसर को कह रहा है नहीं नहीं यार, ले लें तू, और तेरा जो प्रोपोर्शनेट ले ले। क्यों? क्योंकि अगर मैं एज अ फैकल्टी पेमेंट इसी साल में बता दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स भी कम लगेगा ये साल का, ठीक है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ जय लेना पड़ेगा। जय ने, अब देखो जय ने लिया ही नहीं। अब जय क्या हुआ कि जय ने मुझे इनवॉइस दिया नहीं, इनवॉइस दिया नहीं। अच्छा, जय को पेमेंट मैंने किया, जय ने रिसीव भी नहीं लिया, ओके, जय को रिसीव भी नहीं हुआ, रिसीव भी नहीं हुआ, ठीक है। और थर्ड, जहां तक देखा जाए तो सर्विस कंप्लीट भी नहीं हुई। अब तीनों अगर कंप्लीट कहाँ हुई, क्योंकि बैच ही कंप्लीट नहीं हुई, तो तीनों इवेंट नहीं हुए। अगर तीनों इवेंट नहीं हुए तो ए और बी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ए और बी फॉलो करने के लिए इनवॉइस, रिसिप्ट या कंप्लीशन, तीनों में से कुछ तो चाहिए, तो फिर फिक्स हो जाता है। ओके, क्योंकि देखो, इनवॉइस, रिसिप्ट, कंप्लीशन, रिसिप्ट, मतलब 3 इवेंट, इनवॉइस, रिसिप्ट और कंप्लीशन। अब तीनों में से कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ओके, तीनों में से कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने 31 मार्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका प्रोविजन कर दिया, भाई जय तू ले ना ले, मैं अपने बुक्स में प्रोविजन कर रहा हूं, और उतना फैकल्टी पेमेंट में डेबिट कर दिया, और प्रोविजन 10 लाख का कर दिया। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो, कि अगर सप्लायर ने, यानी जयसर ने इनवॉइस भी नहीं दिया, हाँ नहीं दिया इनवॉइस, पेमेंट भी रिसीव नहीं किया, नहीं किया, और कंप्लीट भी नहीं किया, हाँ नहीं किया, आगे तीनों भी नहीं हुए, तो लेकिन अगर रिसिपिएंट ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस रिसीव्ड बता दिया, प्रोविजन कर दिया, मतलब सर्विस रिसीव्ड बता दिया, ओके, सर्विस रिसीव्ड बता दिया, तो रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर इसको सर्विस रिसीव्ड बता दिया, तो सप्लायर का टीओएस आ जाएगा। सुनो मेरी बात, सप्लायर का टीओएस आ जाएगा। हाँ, इसके इंपैक्ट इसके ऊपर हो जाएंगे। और सप्लायर का टीओएस कब आ जाएगा? जब रिसिपिएंट ने 31 मार्च को इसकी प्रोविजन कर दी, तो सप्लायर की लायबिलिटी आ जाएगी, और सप्लायर को अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ेगा, और सप्लायर ने अगर ड्यू डेट का टैक्स नहीं दिया तो इंटरेस्ट लग जाएगा भाई साहब, ओके, इंटरेस्ट लग जाएगा, ओके, समझे क्या, ओके, समझे क्या। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, तो इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर क्लॉज ए और बी, देन डेट व्हेन रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, अकॉर्डिंगली टीओएस आ जाएगा। डन 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 डन। ये हुआ बेटा रिगार्डिंग टू फॉरवर्ड चार्ज। ओके, यस और नो? अरे ये समझा कि नहीं समझा, बोलो। चलो, अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पे। और सेकंड वाला कौन सा? यहां पे, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, क्या हुआ भाई, ये 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
अब आ जाओ आप रिवर चार्ज में। यस, रिवर चार्ज में आ जाओ, और रिवर चार्ज में टीओएस कैसे फिक्स होते हैं? जब आप इनवर्ट सप्लाई पे रिवर चार्ज में देते हो तो गुड्स के लिए भाई साहब ये रट्टा मार लेना, लॉजिकली मैं बताऊंगा पर ये डेट याद रख लेना कौन कौन सी। तो अगर रिवर चार्ज में यहाँ पे गुड्स की लाइबिलिटी आ रही है, कैश्यू नट्स, कुछ याद आया? कैश्यू नट्स, रॉ कॉटन, एग्रीकल्चर इससे खरीदा, बीड़ी रैपर ल्यूज, और अभी वो मेटल स्क्रैप वाला अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। तो अगर आपने कोई गुड्स खरीदा जिसका रिवर चार्ज आ रहा है, तो ऐसे केस में टीओएस कब आएगा? रिसिपिएंट कब, कौन से मंथ में लायबल होगा? तो रिसिपिएंट लायबल होगा, देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब, और डेट ऑफ पेमेंट में दो डेट आ सकती है। एक तो क्या, कौन सी दो डेट्स आएगी यहां पे? एक होगा बुक एंट्री, बुक एंट्री कब की? पेमेंट की, या डेबिटेड टू बैंक। ध्यान से सुनना, डेबिटेड टू बैंक, बैंक को कब डेबिट हुआ। ओके सर, ये डेबिट कैसे? क्रेडिटेड चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, रिवर चार्ज में हम पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट वाउचर बनाएंगे ना। ओके, तो डेबिटेड टू बैंक और बुक एंट्री विच इज अर्लियर, मतलब आपको एक डेट, ये दूसरी डेट, ये तीसरी डेट, और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच इज अर्लियर। तो देखो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिवर चार्ज में इनवॉइस बेसिस पे रिवर चार्ज में टीओएस है ही नहीं, सप्लायर के इनवॉइस से 31st डे का है। तो ये चारों में से ओके विच एवर इज अर्लियर आता है। अगर पेमेंट की दो डेट्स दी होगी तो 4, पेमेंट की एक ही डेट दी होगी तो फिर 3। तो डेट ऑफ रिसिप्ट कुछ नहीं करना, ये यहां पढ़ के जाना और ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में लिखना डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, दो डेट होगी तो दो डेट, और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, इसमें से विच एवर इज अर्लियर वो उसका आपका टीओएस होगा। नाउ अब सर्विस के केस में क्या है बेटा? सर्विस के केस में आपको बता दूं, सर्विस में 13(3) टीओएस इज ऑन। हाँ, थोड़ा ये समझ लो, सर्विस में 13(3) लग जाएगा। और 13(3) क्या कहता है? 13(3) कहता है टीओएस इज ऑन डेट ऑफ पेमेंट और 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, अब यहां एक थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, पर ये अमेंडमेंट मे को अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, सेल्फ इनवॉइस वाली अमेंडमेंट मे को अप्लीकेबल नहीं होगी, वो नवंबर और ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल होगी। तो अकॉर्डिंगली वो अमेंडमेंट्स मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है? ओके, जब नवंबर अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड करूंगा। अभी तो ये जो है वीडियो आप मे के लिए यूज कर सकते हो, और अगर कोई नवंबर अटेम्प्ट वाला इसको देख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, अगर कोई नवंबर अटेम्प्ट वाला देख रहा होगा तो उतनी अमेंडमेंट्स बाद में देख लेना, ठीक है? तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की दो डेट्स हो सकती है, बुक एंट्री या डेबिटेड टू बैंक, ओके विच एवर इज अर्लियर, और 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, तो इसमें से अर्लियर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है? बोलो क्या डिफरेंस है? गुड्स के केस में 3 क्राइटेरियाज है, सर्विस के केस में 2 ही क्राइटेरिया है। ओके, वहां डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस नहीं आएगा। सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच इज अर्लियर। अब देखो, दोनों में एक नोट दिए जो यहां पे मैं बताऊंगा। इफ ABC इज नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, और इफ A and B नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। मतलब क्या? बहुत सी बार क्या होता है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताता हूँ, एक मिनट, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताता हूँ। जैसे सप्लायर है, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यूआरपी, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है, ठीक है? अब ये जो मेटल स्क्रैप यहां पे सप्लाई कर रहा है, समझ गए आप? तो ये मेटल स्क्रैप में, हाँ, ये मेटल स्क्रैप में रजिस्टर्ड पर्सन पे आरसीएम आता है, रिवर चार्ज में टैक्स आता है। तो अब लॉ क्या कहता है? इसका टीओएस कब आएगा? कौन से मंथ में आरसीएम में टैक्स देगा भाई? कौन से मंथ में देगा? तो अगर गुड्स है तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा यहां पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, या फिर थर्ड कौन सा? 31 डे, क्योंकि गुड्स है, सप्लाई गुड्स है, 31 डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन क्या हुआ कि भाई इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं गुड्स खरीदूंगा, कॉन्ट्रैक्ट डन, पर गुड्स रिसीव, क्या गुड्स रिसीव हुआ? नहीं। पेमेंट हुआ? नहीं। ओके, पेमेंट भी नहीं हुआ। थर्ड, यहां पे क्या सप्लायर ने इनवॉइस दिया? क्या अगर सप्लायर ने इनवॉइस दिया तो ओके वहां से 31st डे? नहीं, तीनों भी नहीं हुआ। अरे भाई ओके, यहां पे तीनों भी नहीं हुआ, रिसीव भी नहीं हुआ, पेमेंट भी नहीं हुआ, और सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं दिया। ओ भाई साहब, ओके, लेकिन कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, इसलिए कंपनी ने कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 31 मार्च को उसकी प्रोविजन कर दी। ओके, प्रोविजन कर दी कि भाई इतना पेमेंट इस साल का है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। तो अब लॉ क्या कहता है? अगर रिसिपिएंट जो रिवर चार्ज में है
और उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दी होगी, सुनो सुनो मेरे भाइयों, अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दी होगी तो वो सिचुएशन में, सुनना, प्रोविजन अगर कर दी होगी तो वो सिचुएशन में यहाँ पे अगर प्रोविजन कर दी तो उसी दिन टीओएस आ जाएगा। ओके, तो अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है यहाँ पे कि गुड्स रिसीव भी नहीं हुआ, पेमेंट भी नहीं हुआ, सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं दिया, लेकिन अगर बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसिपिएंट ने एंट्री कर दी, ओके, यानी प्रोविजन कर दिया, आप लिख सकते हो प्रोविजन कर दिया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो टीओएस डेट मानी जाएगी। सर्विस में भी ऐसा है, सर्विस में भी अगर प्रोविजन कर दिया तो वो ओके टीओएस की डेट मानी जाएगी। उसके बाद में नाउ पेमेंट अप टू 1000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस, ओके, सेक्शन 12(2) एंड 13(2). अब मैं थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप आओगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पे समझ लो, सप्लायर है और सप्लायर है जियो, और रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट यहाँ पे सर्विस का एग्जांपल ले रहा हूँ, रिसिपिएंट तो आप, ओके, तो सप्लायर जियो, रिसिपिएंट आप। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि यहाँ पे ओके, इन सप्लायर ने इनवॉइस दे दिया, और इनवॉइस दे दिया यहाँ पे 1860 रुपीज़ का, 1860 रुपीज़ का इनवॉइस दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी इनवॉइस दे दिया, ठीक है। रिसिपिएंट ने लमसम 2000 पे कर दिए, लमसम 2000 पे कर दिए। होता है ऐसा कि ओके समझ लो कोई टेलीफोन बिल है तो हम राउंड अप दे देते हैं, क्यों, क्योंकि सप्लायर नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करके देता है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2000 माइनस 1860 यानी कितना बचा, 140, 140 एक्सेस अमाउंट मिला, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड जो मांगा नहीं था, ओके, बट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, और एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड 140 रुपीज़ यहाँ पे मिला। डन 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 डन। अब ये जो 140 रुपीज़ यहाँ पे मिले एक्सेस अमाउंट, ओके, तो ये जियो के बुक्स में क्या माना जाएगा, अरे भाई साहब ये जियो के बुक्स में एडवांस माना जाएगा, ओके, जो मांगे नहीं थे पर एडवांस ट्रीट कर देगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करना है। तो ऐसे केस में लॉ क्या कहता है, अगर किसी को एक्सेस अमाउंट मिल जाए और वो एक्सेस अमाउंट अप टू ₹1000 मिल जाए, कितना, अप टू ₹1000 एक्सेस अमाउंट मिल जाए, और वो एक्सेस अमाउंट जो अप टू ₹1000 मिला, तो वो सप्लायर उसका टीओएस एडवांस पे ना ट्रीट करते, क्योंकि सर्विस में एडवांस पे टीओएस आता है। कैसे एडवांस पे आता है, रिसिप्ट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो एडवांस पे टीओएस आता है। तो इसका टीओएस क्योंकि बहुत ही पेटी कैश है, उसका टीओएस क्रिएट करके उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, कंप्लायंस कॉस्ट लग जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका टीओएस एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए जब सेकंड इनवॉइस जाएगा, ओके, जब उसको सेकंड इनवॉइस जाएगा और वो सेकंड इनवॉइस में, ओके, सेकंड इनवॉइस में जब ये 140 रुपीज एडजस्ट करेगा इन द बिल सेकंड इनवॉइस, तब भी टीओएस क्रिएट किया तो चलेगा। पर ये बेनिफिट कब तक है बेटा, 1000 तक। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्सेस अमाउंट यहाँ पे 2000 मिला, अगर एक्सेस अमाउंट 2000 मिला, तो ऐसे केस में एडवांस पे ही टीओएस आएगा, एडवांस पे ही टीओएस आएगा, वहां ऑप्शन नहीं है। अगर अप टू 1000 पर इनवॉइस मिला होगा तो ये ऑप्शन है। तो बेटा ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस में एडवांस पे टीओएस आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, टीओएस एडवांस पे या नेक्स्ट इनवॉइस पे, क्राइटेरिया लिमिट 1000। लेकिन अगर ये गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो सप्लाई ऑफ के गुड्स के केस में क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में एडवांस पे टीओएस आता ही नहीं है। मतलब समझ लो ये एग्जाम्पल सर्विस का न लेते हुए हम गुड्स का लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल गुड्स का लेते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स का 140 रुपीज एक्सेस मिला, तो भी एडवांस पे टीओएस आता ही नहीं। गुड्स के केस में इनवॉइस बेसिस पे टीओएस आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली, ओके, जहां तक देखा जाए तो जब नेक्स्ट इनवॉइस इश्यू होगा, ओके, तो नेक्स्ट इनवॉइस पे टीओएस आएगा। ओके, वो तो गुड्स के केस में ऑटोमेटिक होगा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अरे समझा कि नहीं समझा मेरे प्यारे दोस्तों, ओके, समझ में आया तो करो लाइक, किस बात का आप वेट कर रहे हो। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, जो हमने देखा अप टू ₹1000। हाँ, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हो गए तो फिर मैं आगे बताऊंगा, वहाँ ये 1000 का क्राइटेरिया लग सकता है, ओके, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वाउचर्स। अब देखो यहाँ वाउचर्स मतलब अगर लिखना हो तो लिख देना, इन विच देर इज एन ऑब्लिगेशन, देर इज एन ऑब्लिगेशन, जिसमें ऑब्लिगेशन है, okay, in which there is an obligation to supply goods or services, okay, to supply goods or services, लिख लो ये। चलिए, तो वाउचर, इसमें डिस्काउंट वाउचर नहीं आएंगे, ध्यान सुनना, डिस्काउंट वाउचर नहीं आएंगे, ओके, पॉइंट्स के वाउचर नहीं आएंगे।
ऐसे वाउचर जिसमें गुड्स या सॉरी क्यों गया भाई, जिसमें गुड्स या सर्विस देने का वादा किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे ओके जैसे शॉपर स्टॉप कि भाई आप ये खरीदोगे तो ये वाउचर है, ये वाउचर के अगेंस्ट में आप जो है अप टू 1000 कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, या अप टू दिस लिमिट आप कोई भी सर्विसेज खरीद सकते हो, या ये स्पेसिफिक गुड्स खरीद सकते हो। ये वाउचर रहा, समझ लो। ओके आपने लैपटॉप खरीदा तो उसके साथ ये पेन का वाउचर कि आप ये पेन वाउचर ले लो, पेन कभी भी खरीद सकते हो, या कोई एसेसरीज आप कभी भी खरीद सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो वाउचर है, ध्यान सुनना, ये वाउचर पे जीएसटी आता है, ये सप्लाई बोला जाएगा, क्योंकि उसमें गुड्स देने का वादा किया है या सर्विस देने का वादा किया है, इसलिए वो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आ जाएगा। तो अब देखो वो क्या कहते हैं कि अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल होगा, मतलब क्लियर कट पता है क्या जाने वाला है। समझ लो ये लैपटॉप के साथ उसका कोई एसेसरी है, ओके ये लैपटॉप कवर है और क्लियर लिखा है कि आपको कवर मिलेगा ओके लैपटॉप के साथ, या फिर आईपैड के साथ कवर मिलेगा ये वाउचर में। तो अगर स्पेसिफिक पता है कि कौन सा गुड जाने वाला है तो आइडेंटिफाइबल होगा, तो ऐसे केस में जीएसटी वाउचर पे आएगा। पर टीओएस का होगा, कब देना पड़ेगा जीएसटी, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे देना पड़ेगा। और इन अदर केस मतलब अगर वो नॉन आइडेंटिफाइबल होगा, नॉन आइडेंटिफाइबल होगा। अब नॉन आइडेंटिफाइबल मतलब क्या बेटा, ओके मतलब अप टू 2000 आप कुछ भी ले सकते हो, पर वादा गुड्स और सर्विस देने का है। तो डेट ऑफ ओके एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गई है। डेट ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ रिडम्पशन ये गलती से आ गया। डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है ये करेक्शन कर लेना। डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर यहां पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ओके ध्यान से देखो, तो यहां पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर या डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, तो आपको सच कहूँ क्या, ये ना यहाँ पे बहुत अनजस्टिफाइबल प्रोविजन थी, ओके यहाँ और आज भी है, तुम्हारे अटेम्प्ट को लागू है। ओके अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको आपके अटेम्प्ट के लिए फॉलो नहीं करना है, ठीक है। वो क्या, मैं आपको ये बता दूं कि ये अब गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया बाय फाइनेंस एक्ट 2025, जो आपको अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अरे भाई हमने वाउचर ही दिया, अभी तक गुड्स नहीं दिया, सर्विस नहीं दी, सिर्फ वाउचर दिया है, तो आप जो है यहाँ पे वाउचर दे पे जीएसटी लगा रहे हो कैसे, जबकि गुड्स तो दिया ही नहीं। ओके हाँ ये ठीक है कि जिस दिन वो रिडीम करने आएगा, गुड्स लेने आएगा, तब जीएसटी लगाओ। तो इसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की अभी 2025 में, ओके यहाँ पे जब बजट आया, लेकिन आपको मई 25 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है, और प्रोबेबली नवंबर 25 को भी शायद अप्लीकेबल नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर का होगा या मई का होगा वो बाद में देखेंगे। अभी तो आपको यही फॉलो करना है कि आइडेंटिफाइबल होगा तो सामने वाला गुड्स लेने आए या ना आए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। और दूसरा ओके अदर होगा, नॉन आइडेंटिफाइबल होगा तो जिस दिन वो लेने आएगा उसी दिन जीएसटी आएगा। डन 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 डन। रेसिडुअल केस मतलब इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन इन एनी ऑफ द अबव सेक्शन, तो फिर अगर समझ लो क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करता, रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करता मतलब यहाँ तक गुड्स की बात करें तो कोई इनवॉइस इशू ही नहीं करता बंदा, ओके कोई रिमोल की डेट ही नहीं बता रहा है, तो मैं टीओएस फिक्स ही नहीं कर पा रहा हूँ, या रिवर्स चार्ज में कोई डेट ही अवेलेबल नहीं है, सेम फॉर गुड्स या सर्विसेज कोई डेट्स ही अवेलेबल नहीं है, करे क्या भाई साहब। ओके तो ऐसे केस में कोई रिकॉर्ड नहीं हो गए, तो जो मंथ का ट्रांजेक्शन पकड़ा गया उसके जो रिटर्न की डेट होगी ओके वो ली जाएगी, और इन अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो रिटर्न की प्रोविजन में आता है तो रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो टीओएस की डेट मानी जाएगी, ओके यानी उस दिन तक आपने पैसा दे देना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। और अगर वो रिटर्न की भी प्रोविजन में नहीं आता है तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। नाउ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई का यहाँ पे वीडियो देखा होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने आपको क्या बोला था, बोलो क्या बोला था। हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में इंटरेस्ट और लेट फी या पेनल्टी ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऐड होता है, और वो ऐड कब होता है, उसका जीएसटी कब आता है, ओके जब वो सच एडिशन रिसीव होगा, अंडरलाइन रिसीव होगा तब होगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ पेमेंट और यहाँ पे आरसीएम ये जो है बेटा, तो डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बुक एंट्री या क्रेडिट टू बैंक, और डेट ऑफ पेमेंट ये देखो ये रिसीव्ड है, और ये डेट ऑफ पेमेंट स्पेशली आरसीएम में वर्ड यूज किया गया है, ओके उसका मतलब ओके डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट या डेबिट टू बैंक विच एवर इज अर्लियर आपको लेना पड़ेगा। तो ये हमारी टाइम ऑफ सप्लाई की बेसिक प्रोविजन यहाँ पे खत्म होती है। डन 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 डन, यस और नो। चलिए चलो
तो अब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो एक डायग्राम मैंने जस्ट इंटरेस्ट का आपको दिया कि यहाँ पे इंटरेस्ट का टीओएस कब आता है। जैसे दो टाइप के इंटरेस्ट होता है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। तो लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो तो एग्जम्प्ट है, ओके यहाँ पे समझ लेना, वो तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। लेकिन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो ये वैल्यू में ऐड होगा, तो इसका टीओएस कब आएगा। तो अब इसका टीओएस जो यहाँ पे दिया गया है कि समझ लो अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, वैल्यू ₹1,00,000 है, यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे 18% है, ठीक है। 2% पर मंथ का इंटरेस्ट है। समझ लो इंटरेस्ट का अमाउंट 2000 होता है और रिसिपिएंट ने ये पेमेंट जून में किया, 15 जून को किया। तो ये डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन हमको 1,00,000 रुपीज़ लेना था और डिले हुआ, तो इसका टीओएस व्हेन सच इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी रिसीव्ड, यानी 15 जून को अगर रिसीव हुआ तो उसका टीओएस 15 जून को आएगा, राइट। तो ये था, जस्ट मैंने आपको बताया, इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 30 डेज इंटरेस्ट एट रेट 2% पर मंथ, जो भी था। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ लिखना होगा, तो लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सर वो कौन सा पॉइंट है। चलो मैं 2 मिनट आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ साइड में लिखना हो, ओके, स्पेशली इससे रिलेटेड ऐसा एरो बता दो, और स्पेशली इससे रिलेटेड आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। एक दो प्रॉब्लम में क्या एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट इज वेव्ड, मतलब नहीं लिया, इंटरेस्ट इज वेव्ड बाय द सप्लायर, बाय द, यहाँ अगर हम देखें तो बाय दी सप्लायर, अगर इंटरेस्ट वेव कर दिया सप्लायर ने, तो फिर उसके ऊपर वो ऐड नहीं होगा, नॉट टू बी एडेड एंड नो जीएसटी। अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का मेरा रिवीजन याद होगा तो इसके ऊपर हमने स्पेशली रिवीजन किया था। अगर वो इंटरेस्ट की बात करें जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, बाकी तो ये वाला इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट ही है, जो लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का एग्जम्पशन में हमने देखा था। हाँ, एक बहुत अच्छा डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा, और रियली ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, थोड़ा ध्यान देना। टीओएस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 12(2) जो फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, टीओएस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ लो कि जो हमने ऊपर गुड्स का टीओएस देखा था फॉरवर्ड चार्ज में जो गुड्स का टीओएस देखा था, वो था डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, वो था। अब देखो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है सेक्शन 12(2) यहाँ पे कि अगर नोटिफिकेशन 66/2017 अगर हम रीड करें, ओके, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना लिख दो, रीड विथ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। तो नॉर्मली सप्लाई ऑफ गुड्स का टीओएस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ये लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजन थी, अगर आपको ये प्रोविजन समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब थोड़ा एक्शनेबल क्लेम के बारे में समझ लो। अगर आपको जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन याद होगी, तो गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, यानी एक्शनेबल क्लेम जो है ये गुड्स माना जाता है, सर्विस नहीं, गुड्स माना जाता है। इसमें अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल 3 था, और शेड्यूल 3 में पैरा 6 था, ओके, पैरा 6 याद करो या चार्ट में जाओ, शेड्यूल 3 में पैरा 6 ये क्या कहता है, शेड्यूल 3 में पैरा 6 कि एक्शनेबल क्लेम जो है नॉट अ सप्लाई मतलब जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट, अगर याद होगा तो एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा, ओके, तो उस पे आएगा, बाकी पे नहीं आएगा। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन क्या था, बोलो मेरे को, बताओ क्या डेफिनेशन था। अगर आपको याद होगा तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल का डेफिनेशन ये था, सुनो, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन कैसीनो, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऐसे 6 आइटम्स उसके अंदर थे, हॉर्स रेसिंग वगैरह, तो वो उस पर जीएसटी आएगा। तो अब वो तो गुड्स बोला जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स होगा भाई साहब। समझ लो ऑनलाइन आप जो है कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो या लॉटरी खेल रहे हो या फिर आप कैसीनो खेल रहे हो, तो पहले तो पैसा देना पड़ता है भाई साहब, पहले पैसा देना फिर खेलने मिलता है, और वो एक्शनेबल क्लेम है। तो आपने पहले पैसा दे दिया, समझ लो मेरा ऑनलाइन मनी गेमिंग कोई पोर्टल है, और आपने, ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग है कोई मेरा पोर्टल है, और आप जो है यहाँ पे खेलना चाहते हो, तो पहले तो पैसा देना पड़ेगा ना आपको। तो अब आप जब पैसा दे रहे हो, महादेव ऐप है कोई भी ले लो, तो आप पैसा दे रहे हो, अब आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए रिसीव बेसिस भी पिक्चर में ला रही है। अब रिसीव बेसिस पिक्चर में ला रही मतलब क्या, मतलब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस,
ओके, या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट भी लिया गया विच इज अर्लियर। बस ये वाला पॉइंट याद रखना कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो गुड्स माना जाएगा, और उसमें अगर रिसिप्ट एडवांस में होती है या पहले होती है इनवॉइस के तो वो भी टीओएस के लिए कंसीडर की जाएगी और रिसिप्ट बेसिस पे या एडवांस बेसिस पे जीएसटी देना पड़ेगा। डन 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 डन। चलिए ओके, ये बात होगी हमारी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था टीओएस इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब देखो सेक्शन 212 एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस डिफाइन करता है, वो कहता है कि मीनिंग सेम है जो सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में होगा। अब टीओएस क्या बोलता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में, अब ये स्पेशल केस याद करके जाना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इन केस सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब पहला कंडीशन है कि सप्लायर जो है, ओके सप्लायर, ये प्रोविजो कब लगेगी, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। चलो भाई ये समझ में आया क्या, ओके सप्लाई आउटसाइड इंडिया और रिसिपिएंट इंडिया में होगा, समझ लो। एट द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब एग्जांपल के तौर पे PQR ये सप्लायर है और ये सप्लायर इंडिया के बाहर है, XYZ ये रिसिपिएंट है और बाहर से सर्विस इंपोर्ट हो रही है। हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पे ओके सर्विसेज की, क्योंकि ये सेक्शन 13(3) का सेकंड प्रोविजो है ओके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सर्विस की बात कर रहे हैं। तो इंपोर्ट सर्विस बाहर से हो रही है, अगर ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है ना, इंपोर्ट सर्विस का टीओएस कैसे फिक्स होता है। अब तो ये तो रिवर चार्ज है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो रिवर चार्ज है, तो इंपोर्ट सर्विस का टीओएस कैसे फिक्स होता है। तो इंपोर्ट सर्विस का टीओएस अगर हम देखें तो डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस का टीओएस नॉर्मली कैसे फिक्स होना चाहिए, नॉर्मली फिक्स होना चाहिए कि XYZ जो है, सुनो ओके ये XYZ जो है बुक एंट्री कब करेगा या बैंक डेबिट कब होगा, या 61 डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ये दो फैक्टर पे फिक्स होगा। अगर इंपोर्ट सर्विस है तो रिवर चार्ज है तो ये कब, जब वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है तो हम हमारी नॉर्मल प्रोविजंस लगाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम हमारी नॉर्मल प्रोविजंस लगाएंगे। लेकिन अगर वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी, यानी अगर ये XYZ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगा एज पर सेक्शन 92A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर टीओएस ऐसे फिक्स होगा। मतलब क्या, मतलब यहां पे डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, ये लिया जाएगा। ओके, तो यहां पे ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड ओके आप नोट दे सकते हो यहाँ पे कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी तो जिस दिन बुक्स में आप एंट्री करोगे कि सर्विस मिल गई या डेट ऑफ पेमेंट में विच बुक एंट्री या डेबिट टू बैंक विच इज अर्लियर, तो ये यहाँ पे इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो लिया जाएगा। अगर आपको नोट देना है तो नोट ऐसा दे दो ना आप, क्या द क्राइटेरिया इन दिस केस, यानी इन दिस केस मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, द क्राइटेरिया ऑफ 61th डे is not applicable 61 डेज ओके डे का क्राइटेरिया यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जिस अब बहुत सी बार एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, डेट ऑफ बुक एंट्री मतलब अपने बुक्स में प्रोविजन कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो अगर भाई एसोसिएटेड है उससे भी सर्विस आती है तो खर्चा तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट तो होगा ही। ओके, तो जिस दिन बुक एंट्री की है डेट ऑफ पेमेंट वो लिया जाएगा। तो चलिए ये हमारा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लेते हैं हम सेक्शन 14। ओके, सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ओके, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स CIRT। ओके, अब दो बातें समझ लो, इसमें दो क्लॉजेस है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। ओके, क्लॉज बी को हम बाजू में रखते हैं, क्लॉज ए को देखते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कब बोला जाएगा आपका केस CIRT का है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का है। 3 इवेंट लेके चलते हैं और वो 3 इवेंट है S, I और R। S मतलब सप्लाई, S मतलब यहाँ पे सप्लाई, I मतलब इनवॉइस और R मतलब रिसिप्ट, तो ये 3 इवेंट लेके चलते हैं। जब आपके इवेंट स्कैटर्ड हो जाते हैं, अब ये स्कैटर्ड हो जाते हैं यानी क्या, सबसे पहले तो मैं आऊँगा CIRT जो है, ये CIRT क्या होता है, बहुत सी बार GST काउंसिल में ओके एक डेट के पहले रेट अलग होते हैं, बाद में रेट बदल गए। ओके, हो सकता है पहले 12 थे बाद में 18 हो गए, या पहले एग्जाम था अब टैक्सेबल हो गया, या पहले टैक्सेबल था अब एग्जाम्ट हो गया, वॉट एवर रेट में भी रेट के चेंजेस हो गए।
तो अगर रेट के चेंजेस हो जाते हैं तो वो केस में टीओएस आप सेक्शन 12 और 13 से फिक्स नहीं करोगे। ओके, सेक्शन 12 और 13 से फिक्स नहीं करोगे। अगर आपका केस सीआईआरटी का है और रेट चेंज हो गए तो आप अपना टीओएस ये सेक्शन 14 से फिक्स करोगे, यानी जो मंथ में टीओएस आएगा उस मंथ की लायबिलिटी होगी, और रेट जो है आप सेक्शन 14 से लोगे, रेट्स आप सेक्शन 14 से लोगे। तो अब वो देखो क्या कहते हैं, अगर चेंज इन रेट होता है तो इसमें 3 सिचुएशंस उन्होंने दी। और कौन सी 3 सिचुएशंस उन्होंने दी यहां पे? ओके, पहला, अब यहां अगर ये तीनों सिचुएशन को आप कंसीडर करते हो तो चेंज इन रेट कब बोला जाता है? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और इसके ऊपर क्वेश्चनर से जरूर प्रैक्टिस करना। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कोई भी चेंज इन रेट का, तो ये जरूर देखना यहां पे कि सप्लाई पहले हुआ, आई और आर बाद में हो गया, या सप्लाई पहले हुआ, आर और आई बाद में हुआ, या सप्लाई और आई पहले हो गया, आर बाद में हुआ, या सप्लाई रिसिप्ट पहले होगी, आई बाद में हुआ। मतलब कोई तो एक इवेंट, ये तीनों में से कोई एक इवेंट स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड हो गया मतलब उधर चले गया, 2 इधर आ गए, या 2 उधर चले गए, 1 इधर आ गया। तो इसको कहा जाता है सेक्शन 14 का केस। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या आ गया कि भी चेंज इन रेट हो गया, तो बिल्कुल क्लियर रफ में डेट लिखना और ये देखना कि भाई यहां पे अगर ये चेंज इन रेट का केस है तो 14 लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पे ऐसा ले लो कि भाई चेंज इन रेट जो हुआ, ओके, 1 दिसंबर को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया और सीआईआरटी हो गया, चेंज इन रेट हो गया, पर आपका सप्लाई भी पहले हो गया, आपका इनवॉइस भी पहले हो गया और रिसिप्ट भी पहले हो गई। अब तीनों पहले हो गया तो फिर 14 का केस नहीं, इसका टीओएस आप डिसाइड करोगे 12 और 13 से। या तीनों बाद में हुआ, अब देखो तीनों बाद में मतलब सप्लाई भी बाद में, इनवॉइस भी बाद में और रिसिप्ट भी बाद में, और तीनों बाद में हुआ तो इसका टीओएस ओके फिर 12 और 13 से आएगा। ओके, 12 वहां 12 और 13 लगाओगे। सेक्शन 14 कब लगाओगे आप? जब एक कोई इवेंट स्कैटर्ड होना चाहिए। ओके, मतलब एस इधर, आई और आर उधर, या आर उधर, एस आई इधर, एस आर इधर, आई उधर, तो स्कैटर्ड होना चाहिए। तो अगर आप ये देख रहे हो तो देखो स्कैटर्ड हो गया, तो फिर इसमें टीओएस कैसे फिक्स होगा? तो अगर आप तीनों को कंसीडर करते हो तो एक लाइन में हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो अलग अलग केसेस है तीनों भी, पर एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं। और वो क्या? अगर आपका सप्लाई, सुनो, अगर आपका सप्लाई बिफोर सीआईआरटी है, आई रिपीट, आपका सप्लाई बिफोर सीआईआरटी है, मतलब यहाँ सप्लाई पहले, यहाँ सप्लाई पहले, यहाँ सप्लाई पहले, यहाँ पे सप्लाई पहले, बिफोर सीआईआरटी है। इफ सप्लाई बिफोर सीआईआरटी, देन एक लाइन में, यानी सबको अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक लाइन में खत्म होता है क्या? टीओएस इज ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब टीओएस तो 2 ही फैक्टर पे होगा, इनवॉइस और रिसिप्ट। ओके, सप्लाई को सिर्फ हमने फिक्स किया है कि वो पहले होगा तो टीओएस 2 ही फैक्टर पे होगा, इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, और उस दिन का रेट लिया जाएगा। अगर आपका यहां देखो इनवॉइस पे टीओएस है क्योंकि वो अर्लियर है, रिसिप्ट पहले होगी तो रिसिप्ट पे, या इनवॉइस पहले होगा तो टीओएस वहां पे, या रिसिप्ट पहले होगा तो टीओएस आई और आईएस पे ही फिक्स होगा, सॉरी हाँ, आई और आर पे ही फिक्स होगा, पर आई और आर व्हिचएवर इज अर्लियर। बस खत्म, एक लाइन में याद करके खत्म कर दो इसको। अब क्लॉज बी क्या कहता है? ऐसा भी क्लाइंट आ सकता है कि सप्लाई बाद में हुआ, चेंज इन रेट के बाद, आपने इनवॉइस पहले दे दिया था, रिसिप्ट बाद में हुई, या फिर दूसरा कि इनवॉइस और रिसिप्ट पहले हो गई एडवांस में ही, सप्लाई बाद में हुआ, या रिसिप्ट और इनवॉइस पहले हो गया, सप्लाई बाद में हुआ, या फिर रिसिप्ट पहले हो गई और सप्लाई और इनवॉइस बाद में है। इन शॉर्ट, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका सप्लाई चेंज इन रेट के बाद है, सीआईआरटी के बाद है आपका सप्लाई, तो वो केस में टीओएस कैसे फिक्स करना? तो वो केस में देखो, अब बहुत ही सिंपल फंडा आपको समझा देता हूं। वो केस में सप्लाई आफ्टर सीआईआरटी, TOS is on the date of invoice or receipt whichever is later, अंडरलाइन करना, whichever is later मतलब क्या? मतलब ये अगर आप पहला केस लेते हो तो यहां पे इनवॉइस और रिसिप्ट whichever is later, दूसरा केस लेते हो ओके, मतलब ये थर्ड वाला तो इनवॉइस सॉरी रिसिप्ट और इनवॉइस तो whichever is later, तो whichever is later, तो थॉट ये आना चाहिए कि सप्लाई अगर बाद में है तो इनवॉइस या रिसिप्ट whichever is later वो लिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों पहले है सीआईआरटी के और सप्लाई बाद में है तो फिर whichever is earlier। तो आगे देखो मैंने क्या कहा, लिखा है बट इफ इनवॉइस एंड रिसिप्ट ऑकर्ड बिफोर सीआईआरटी, इनवॉइस और रिसिप्ट सीआईआरटी के पहले दोनों हैं, देन टीओएस इज ऑन इनवॉइस और रिसिप्ट whichever is earlier। ओके, तो अब मैं, ये तो हो गया हमारा क्लॉज ए, और क्लॉज बी बहुत इजी था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो क्रिटिकल था ओके केस आने के बाद। लेकिन एक नोटिफिकेशन आपका मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, और वो कौन सा? नोटिफिकेशन 66/2017 इन केस ऑफ गुड्स।
ओके जो है इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू सेक्शन 14। मतलब क्या? मतलब ये होगा कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, एसओजी होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो अंडर सेक्शन 14, अंडर सेक्शन 14 टीओएस इज नॉट ऑन रिसिप्ट, not on receipt, it is only on invoice। हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की। मतलब क्या? मतलब ये जो भी प्रिंसिपल हमने देखे, ओके, और जहां अगर बात गुड्स की हो तो ये मैंने कहा ना कि टीओएस रिसिप्ट पे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 जो है, ओके, वो यहाँ अप्लीकेबल होगा, इसलिए रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस नहीं आएगा। मतलब क्या? मतलब आपको इनवॉइस बेसिस पे फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ तो इनवॉइस बेसिस ही है, और यहाँ पे भी यहाँ नहीं आएगा, इनवॉइस बेसिस पे ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिसिप्ट बेसिस पे नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 14 को भी नोटिफिकेशन 66 में एप्लीकेबल है। सर्विस होगी तो जैसा मैंने पढ़ाया वैसा, पर गुड्स होगा तो ख्याल रखना चेंज इन रेट भी होगा, तो भी दिमाग में फिट कर लो एक लाइन में, इनवॉइस बेसिस पे ही आएगा। लास्ट डे ऑफ इनवॉइस भी नहीं, ओनली इनवॉइस, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी क्राइटेरिया लास्ट डे ऑफ इनवॉइस नहीं है। यहां दो ही क्राइटेरिया, इनवॉइस और रिसिप्ट, उसमें से रिसिप्ट गायब करना है। मतलब गुड्स होगा तो आपका इनवॉइस बेसिस पे ही टीओएस आएगा, दैट्स ऑल। ये सारे फैक्टर तब लगाना बेटा जब आपकी क्या होगी? सर्विस होगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है 66/2017। चलिए, अब एक प्रोविजो जो बड़ी अच्छी प्रोविजो है, और ये प्रोविजो क्या कहती है? डेट ऑफ पेमेंट। अब ये डेट ऑफ पेमेंट क्या है? देखो, date of payment shall be the date of credit in the books in following cases। date of credit in the books in following cases। अब देखो क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं सर्विस का, ठीक है। अब सर्विस का एग्जांपल क्या है? मैं कोई बड़ा अमाउंट है और सप्लाई बाद में करने वाला हूँ, सप्लाई मैं बाद में करने वाला हूँ। तो मैंने बीच में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया कि 1 दिसंबर से इस सर्विस का रेट बढ़ेगा। अच्छा, ये मुझे पहली मालूम पड़ गया, 15 दिन पहले मालूम पड़ गया, मतलब मुझे दिसंबर से तो नवंबर में पता चल गया। अब मुझे पता था कि एक क्लाइंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और बड़ा अमाउंट है, जीएसटी भी बड़ा है, और रेट तो बढ़ेगा। तो मैंने उस क्लाइंट को कहा, देख यार, अगर तू पैसा पहले मुझे दे देता है और मेरे से इनवॉइस पहले लेता है, और इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों इवेंट पहले हो जाते हैं, तो आज के ओल्ड रेट में काम बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा एक भी इवेंट उधर चले गया, मतलब आर उधर चले गया या आई उधर चले गया, तो फिर नए रेट विच इज लेटर हायर रेट लग जाएगा। क्लाइंट को बात समझ में आई कि भाई, और क्लाइंट जो था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में था, क्रेडिट मिलने वाला नहीं था उसको। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैंने क्लाइंट हैंडल किया ऐसे, बड़ा अमाउंट था। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, देखो मुझे बाद में तो कंस्ट्रक्शन करना ही है आपका, ठीक है, सप्लाई तो बाद में करूंगा ही मैं आपको, इनवॉइस और रिसिप्ट पहले दे दो ना, पैसा भी पहले दे दो। पर अब क्यों बिल्डर ने क्या बोला, यहाँ पे सुनो, समझ लो, यहाँ पे ओके यश है, ओके, और यश और दूसरा नाम ले लेते हैं यहाँ पे अंकिता, ओके। तो जहाँ तक है ये बहुत बड़ा जो है, ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाला, और यश कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है इसका, ओके, यश कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। तो यश ने कहा अंकिता को कि भाई देख, हमारा प्रोजेक्ट तो बाद में होने वाला है, और अभी जीएसटी के रेट बढ़ गए, ये रेट सर्विस के, और सर्विस का रेट अब जो है 18% होने वाला है, पहले 12% था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस समझ लो या कोई भी सर्विस। अगर देख, यश ने कहा अंकिता, तू मुझे अगर पैसा पहले दे देगी तो मैं तुझे इनवॉइस और दूसरा, ओके, मैं तुझे रिसिप्ट दोनों भी यहाँ पे दे दूँ, इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों भी मैं तुझे दे दूंगा। सप्लाई बाद में हुआ तो भी चलेगा ना। इससे फायदा क्या हो जाएगा, अगर आई और आर पहले है तो रेट लो रेट से काम हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट बाद में हो जाएगा। ए भाई समझा क्या? तो यहाँ पे अंकिता उसके लिए मान गई, और उसने कहा कि ठीक है, मैं पैसा तो दे सकती हूँ पर चेक दे सकती हूँ, और चेक बाद में डिपॉजिट करना, अभी मेरे पास इमीडिएट पैसा नहीं है, प्लानिंग तो कर लेते हैं, ठीक है। जिस दिन चेक मिला उस दिन हमने बुक एंट्री कर दी, बुक एंट्री कर दी। अब गवर्नमेंट देखो क्या कहती है यहाँ पे, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, तुमने बुक एंट्री कर दी, सीआईआरटी के पहले, सीआईआरटी के पहले बुक एंट्री कर दी, ये फर्स्ट काट देना, बस सीआईआरटी लिख देना, बुक एंट्री कर दी, लेकिन वो आपको 4 दिन के अंदर बैंक में क्रेडिट करवाना पड़ेगा जिस दिन सर्ट हुआ, यानी 1 दिसंबर के अंदर यहाँ पे यश को बैंक में उसको क्रेडिट करवाना पड़ेगा, यानी 4 दिसंबर तक क्रेडिट करवाना पड़ेगा। अगर 4 दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुआ, ओके, तो फिर यहाँ पे बुक एंट्री नहीं, जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ वही डेट ली जाएगी, मतलब आर उधर चले जाएगा, और आर उधर गया कि हाई रेट लग गया, तो 4 दिन का टाइम दिया। इसलिए जब भी एक प्रॉब्लम मैंने क्वेश्चन में लिया है, वहां केयरफुली देखना, अगर 4 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ CIRT अगर वो बैंक में आ जाए
तो फिर बुक एंट्री ही, क्योंकि बुक एंट्री या बैंक विच इज अर्लियर, तो बुक एंट्री ही तेरा आर माना जाएगा और इधर आ जाएगा। लेकिन 4 डेज में क्लियर नहीं करवाया तो फिर तुम्हारा आर बुक एंट्री नहीं माना जाएगा, जो हम विच इज अर्लियर लेते हैं बुक एंट्री नहीं माना जाएगा, फिर तुम्हारा आर जिस दिन बैंक में क्रेडिट होगा उस दिन माना जाएगा। ठीक है। TOS फॉर द पेमेंट ऑफ GST ऑन स्पेक्ट्रम यूसेज सर्विस बाय टेलीकॉम ऑपरेटर सर्कुलर, ओके यहाँ पे अगर हम देखें 2024, ओके यहाँ पे तो ये सर्कुलर जो है 2024, तो ये एक मिनट, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर है बेटा, ये सर्कुलर यहाँ पे अमेंडमेंट्स में मैंने अच्छे से कवर किए, लेकिन चलो मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। इसके लिए एक डायग्राम मैं यूज़ करना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, वो दोनों सर्कुलर वहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। हाँ, ये सर्कुलर जो मैंने अमेंडमेंट में लिया था ये मैं आपको समझा देता हूँ, 2024 का ये सर्कुलर है। ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो क्या है, गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम राइट्स टेलीकॉम ऑपरेटर को दिए, समझ लो जियो को स्पेक्ट्रम राइट दिए गवर्नमेंट ने, सर्विस है राइट्स देना जिसका, और ये राइट जो है हो सकता है 10 साल 15 साल 5 साल के लिए दिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है, तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हुई। ओके, अब ये कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस हुई और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है, तो ये केस में TOS कैसे आएगा? तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, फुल अपफ्रंट अमाउंट मिल गया और डेफर्ड पेमेंट मिल रहा है। हो सकता है कि जियो पूरा का पूरा पैसा दे दिया, ओके, जियो ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया हो, या फिर डेफर्ड अमाउंट दिया हो। अगर पूरा पैसा एक साथ दे दिया तो पेमेंट, ओके, तो TOS कब आएगा? TOS आएगा व्हेन पेमेंट इज ड्यू और पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर। वही है ना बेटा, आपको याद होगा तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में हमने क्या पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में? तो अगर रिसिपिएंट की ड्यू डेट होगी तो इनवॉइस कब तक देना चाहिए? जब उसकी ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट होगी या उसके पहले पेमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, ओके, अगर इनवॉइस विद इन टाइम होगा तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर TOS आएगा। तो कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइस कब तक दे देना चाहिए? जब उसका ओके ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगा। तो इनवॉइस मतलब जिस दिन पेमेंट ड्यू हुआ, जिस दिन पेमेंट ड्यू हुआ, या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ओके पेमेंट ड्यू और पेमेंट मेड, यानी जिस दिन पैसा आया विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट मेड का मतलब रिसिप्ट, और डेफर्ड पेमेंट होगा तो फिर इंस्टॉलमेंट वाइज लिया जाएगा ईच इंस्टॉलमेंट पे, व्हेन ईच इंस्टॉलमेंट ड्यू या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ये यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में ये क्लैरिफाई किया गया कि अगर स्पेक्ट्रम राइट्स दिए गए, फुल अपफ्रंट पेमेंट होगा तो एक साथ मिलने की जो ड्यू डेट या पेमेंट रिसीव्ड विच इज अर्लियर, इंस्टॉलमेंट होगा तो इंस्टॉलमेंट वाइज TOS आएगा, अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट वाइज इनवॉइस जाएगा। ओके, तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर। सेकंड क्या था? सेकंड एक सर्कुलर उसके नीचे दिया है और वो है यहाँ पे clarification on TOS of service for construction of road and maintenance thereof by National Highway Project of National Highway Authority of India in hybrid annuity model। अब देखो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मतलब क्या, समझ लो ये रोड कंस्ट्रक्शन चालू है और ये एक रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे NHAI करवा रही है। ओके, हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करवा रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब रोड कंस्ट्रक्ट भी करना है और उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो नो डाउट ये कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ से ज़्यादा है, इसलिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, ये पेमेंट हुआ, ओके, ये पेमेंट करेगी। अब देखो ये जो पेमेंट है नो डाउट डेफर्ड पेमेंट है, इसमें इफ इनवॉइस फॉर द इवेंट, यानी इवेंट पेमेंट इवेंट वाइज है, पेमेंट जो है इवेंट वाइज है, डेफर्ड है, इतना इतना कंप्लीशन पे ऐसा मिलेगा। इनवॉइस फॉर द इवेंट इज इश्यूड विद इन टाइम, मतलब अब देखो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में हमारे TOS के प्रिंसिपल कैसे चलेंगे? इनवॉइस विद इन टाइम मतलब क्या? टाइम का मतलब इनवॉइस विद इन ड्यू डेट वट एवर द मेंशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट होगा या इवेंट होगा वट एवर मेंशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर फॉर ईच इवेंट। और इनवॉइस नॉट, ओके, इनवॉइस फॉर द इवेंट नॉट इशूड विद इन टाइम, मतलब इवेंट विद इन टाइम नहीं दिया गया, तो डेट ऑफ प्रोविजन या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर।
तो डेट ऑफ प्रोविजन मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन। अब डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगी। तो यहाँ सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहते हैं कि डेट ऑफ कंप्लीशन यानी जो आपने ड्यू डेट फिक्स की है या डेट ऑफ रिसिप्ट विच इज अर्लियर। सर ये सर्कुलर थोड़ा समझा, थोड़ा नहीं समझा, थोड़ा रुक जाना। अभी मैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, तब आपको ये क्लियरली समझ जाएगा और इसका रेफरेंस मैं वहां पे आगे लूंगा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। ये तो हमने ये दो सर्कुलर यहाँ जो दिए थे वो मैंने आपको बताया। अब एक टेबल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टेबल अगर आपको मेरे साथ क्लिक हो गया तो भाई साहब कितना भी टफ प्रॉब्लम आ जाए टीओएस का, आप कभी गलती नहीं करोगे। ओके, लेकिन हाँ, अगर आपने प्रॉपर ट्रैक देखी इसको नहीं समझा तो ऐसा लगे ये टेबल बनाना फालतू हो जाएगा फिर, ठीक है, बनाना फालतू हो जाएगा। देखो मैंने टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया और आपको कैसे हेल्प करेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और एक चीज समझना, ये टेबल या ये चार्ट मैं ये प्रूव करके आपको प्रूफ देता हूं कि मैं ये जब से मैंने जीएसटी पढ़ाना आईडीटी पढ़ाना चालू किया तब से मैं चार्ट बना रहा हूं। पहले सर्विस टैक्स में भी ऐसे ही थे चार्ट्स। आज अगर आप किसी के बुक्स में चार्ट देख रहे हो ओके तो समझना यहां से ही कॉपी हुए है, ठीक है। तो और ये टेबल, ये चार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स यहां से ही कॉपी हुए हैं। तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई एक बार रिवाइज करते हैं। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम दो फैक्टर पे आता है, इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। इन शॉर्ट फॉरवर्ड चार्ज में कोई भी क्लाइंट हो, फॉरवर्ड चार्ज में कोई भी क्लाइंट हो एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, आपको ये ही दो फैक्टर लगाने हैं। और सर्विस होगी तो मेनली दो फैक्टर, वो जयसर वाला भी एग्जाम्पल एक है पर मेनली दो फैक्टर लेके चलते हैं। कौन सा? सर्विस होगी तो आपको ये दो फैक्टर ही लगाने हैं फॉरवर्ड चार्ज में। इनवॉइस विद इन टाइम तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, और इनवॉइस नॉट विद इन टाइम तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला क्लाइंट मेरे पास है, नॉर्मल वाला है, कोई कंटिन्यूअस नहीं, गुड्स बेचा और कह रहा है कि सर मेरा टीओएस फिक्स करके दो। तो मैं उसका टीओएस कैसे फिक्स करूंगा? ठीक है, टीओएस फिक्स करने के लिए मेरे पास टूल क्या है? इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, टीओएस फिक्स करने के लिए मेरे पास टूल क्या है? इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। डन। अब देखो यहां पे मैं उसको कहा कुछ नहीं, तेरा टीओएस इनवॉइस है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो अब वो बोल रहा है कि मेरा सर टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो मैंने पूछा इनवॉइस कब दिया तूने? तो वो कहा सर रिमोल के पहले या रिमोल पे दे रहा हूँ। अगर मूवमेंट है तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि इनवॉइस इज इश्यूड ऑन और बिफोर द रिमोल या डिलीवरी व्हेन मेड अवेलेबल। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो तूने अगर इनवॉइस रिमोल के पहले दिया होगा तो या तूने इनवॉइस रिमोल तक दे दिया होगा या मूवमेंट नहीं होगी तो मेड अवेलेबल होगा, तो फिर ठीक है ना, फिर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दैट्स ऑल। तूने जब भी इनवॉइस दिया वो। अगर तूने इनवॉइस रिमोल के पहले नहीं दिया या डिलीवरी के पहले नहीं दिया तो व्हाट इज माय प्रिंसिपल? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो लास्ट डेट ऑफ इज डेट ऑफ रिमोल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ डिलीवरी। चलो पहला क्लाइंट क्लियर, ओके, पैसा मिल गया। अब मेरे पास कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस का, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्लाइंट आया। ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्लाइंट आया। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का जब क्लाइंट मेरे पास आया, सुनो, तो मैं टीओएस के कौन से रूल यूज करूंगा? रूल तो यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में। कंटिन्यूअस हो या कोई भी हो, मैं तो दो ही फैक्टर लेके चलूंगा भाई। ओके, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, मेरे पास दो ही टूल है, ठीक है, दो ही टूल है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में, ओके सॉरी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब दिया जाता है? चलो पहले पेज पे आ जाओ। इनवॉइस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में कैसे दिया जाता है? तो इज सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट विच इज अर्लियर, सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट विच इज अर्लियर। तो फिर मैं उस क्लाइंट को कौन से चश्मे से देखूंगा? मैं उसको पूछूंगा, क्योंकि मुझे दो ही फैक्टर है, तूने जब सक्सेसिव स्टेटमेंट बनाया होगा या पेमेंट मिला होगा, क्या उसके पहले या उस दिन तक इनवॉइस दिया? क्या मतलब इनवॉइस इज इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट? उसने कहा हाँ सर, उसके पहले दिया, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, योर टीओएस इज ओवर, क्योंकि डेट ये है ना टीओएस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो तूने उसके पहले दे दिया। अगर तूने सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट के पहले नहीं दिया तो लास्ट डेट। अब यहां लास्ट डेट कैसी होगी गुड्स के केस में? तो कट ऑफ डेट है सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट, तो उसकी लास्ट डेट यहां पे लिख देना, टीओएस जो होगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब क्या? तो डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, सुनो, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो वो लास्ट डेट खत्म। तो ये मेरा क्लाइंट खत्म हो गया गुड्स का। अब गुड्स का तीसरा वाला केस में बाद में लूंगा, पहले दो हमने खत्म कर दिए। चलिए
सर्विस का देखो, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन है। सर्विस के लिए मैं दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, इनवॉइस नॉट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो मैंने पूछा ओके मेरे पास अच्छा इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम होगा तो मेरा टीओएस क्या, इनवॉइस और रिसीव विच वेरीज अर्लियर, और इनवॉइस नॉट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम होगा तो डेट ऑफ प्रोविजन या कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच वेरीज अर्लियर। बहुत ही सिंपल टेबल है, अगर आप मेरे साथ बिना कंफ्यूजन हुए पढ़ते हो। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं ओके, पर ओके खुद ही मैं सोचने का ढंग आपका बढ़ा रहा हूं, खुद सोचो। सिंपल तो करके दे ही दिया मैंने, पर खुद सोचना। अब देखो पहला क्लाइंट मेरे पास आया, ओके समझ लो पहला क्लाइंट यहाँ पे करण मेरे पास आया। करण ने कहा कि सर मैं सर्विस देता हूँ, फॉरवर्ड चार्ज है, मेरा जीएसटी फिक्स कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सर कुछ नहीं, सर्विस दे दिया, बात खत्म। मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिन्यूस नहीं सर, कंटिन्यूस नॉर्मल है। नॉर्मल है तो फिर मैं दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ओके क्या तू इनवॉइस विद इन टाइम देता है? उसने कहा मतलब 30 डेज या 45 डेज में तू इनवॉइस दे देता है क्या कस्टमर को? हाँ सर विद इन 30 डेज और 45 डेज में दे देता हूँ। तो खत्म, फिर इनवॉइस और रिसीव विच वेरीज अर्लियर, ये डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीव विच वेरीज अर्लियर, दैट्स ऑल। अगर तूने इनवॉइस टाइम में नहीं दिया विद इन 30 और 45 डेज तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीव विच वेरीज अर्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मेरे पास दूसरा क्लाइंट आया कंटिन्यू, ये मजेदार है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का क्लाइंट आया। समझ लो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई करंट मेरा क्लाइंट है और वो करंट जो है यहाँ पे उसने रेंट पे दिया है कमर्शियल शॉप, रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का है। उसने कहा सर इसमें मैं जीएसटी कब दूँ, ओके कैसा दूँ? मैंने कहा ठीक है, मुझे बता कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा है? हाँ 3 मंथ से ज़्यादा है। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, 3 मंथ से ज़्यादा है। ऊपर आ जाओ पहले पेज पर, तो देख तेरे को इनवॉइस कैसे, पहले मैं उसको गाइड करूँगा कि तेरे को इनवॉइस कैसे देना है एज पर सेक्शन 31। उसने कहा सर कैसे देना है? अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा है और उसमें पीरियोडिकल पेमेंट का ऑब्लिगेशन है तो तेरा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, तो ये 30 डेज और 45 डेज तेरे को अप्लीकेबल नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, अब पहले तू टीओएस तो बाद में फिक्स करेंगे, पहले तू मेरे से समझ ले इनवॉइस कैसे देगा। तुझे बता, तू जब कॉन्ट्रैक्ट में दे रहा है तो रिसिपिएंट जो पीरियोडिकल पेमेंट करेगा तो वो क्या ड्यू डेट फिक्स है? हाँ सर वो ड्यू डेट फिक्स है। चलो मेरा पहले में आ गया, अब बाकी मैं देखूंगा ही नहीं। ड्यू डेट असर्टेनेबल है जब पेमेंट रिसीव कर। मैंने कहा देख तूने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है या 12 महीने का किया होगा, जो भी है, तो जो सी जैसी तेरी ड्यू डेट आएगी उसके पहले इनवॉइस दे देना, ऑन और बिफोर द डेट। तो बोला जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम, ओके तो बोला जाएगा इनवॉइस विद इन टाइम। और तूने ड्यू डेट वाइज इनवॉइस नहीं दिया तो बोला जाएगा इनवॉइस नॉट विद इन टाइम। बस इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अब इजी ओके क्या कि इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट इज असर्टेनेबल एंड इनवॉइस इज इश्यूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब इनवॉइस विद इन टाइम। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो फिर मेरा यही फैक्टर इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इनवॉइस विद इन टाइम है, क्योंकि प्रिंसिपल तो यही यूज करूंगा मैं। तो ऐसे केस में तेरा टीओएस इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ये तो पहला क्लाइंट हुआ कंटिन्यूअस सप्लाई में। मेरे पास दूसरा क्लाइंट आया, ओके सर नहीं ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई इवेंट वगैरह है? नहीं सर, वो मैंने 3 इंस्टॉलमेंट दिए उसको, वो कोई भी डेट को दे सकता है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि जब वो तेरे को पैसा देगा, पेमेंट करेगा, तो क्या तू उसके पहले इनवॉइस है उस दिन इनवॉइस देता है? उसने कहा हाँ, मैं उसके पहले ऑन और बिफोर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मैं इनवॉइस दे देता हूँ उसको, ऑन देता हूँ या बिफोर देता हूँ। तो चलिए, तो अब इसका टीओएस कैसे फिक्स होगा कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर उसने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और बाय रिसिपिएंट इज नॉट असर्टेनेबल एंड इनवॉइस इश्यूड ऑन और बिफोर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस इज इश्यूड ऑन और बिफोर द क्या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो ठीक है उसके लिए भी इनवॉइस या रिसिप्ट विच इज अर्लियर, खत्म, क्योंकि इनवॉइस विद इन टाइम है। तीसरा केस इवेंट है, प्लिंथ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और उसने इनवॉइस बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट या ऑन कंप्लीशन ऑफ इवेंट दिया, तो इनवॉइस विद इन टाइम है। तो कब बोला जाएगा इनवॉइस विद इन टाइम इन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस? जब आप ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले इनवॉइस दे दोगे। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होगी तो रिसिप्ट के पहले इनवॉइस दे दोगे, या इवेंट बेस होगा तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट के पहले या उस दिन इनवॉइस दोगे। तो टीओएस सिंपल है, इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और रिसिप्ट जो भी आपकी ड्यू डेट। तो अभी हमने टेलीकॉम सेक्टर देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में जो ड्यू है, जिस दिन ड्यू होने वाला अमाउंट उस दिन इनवॉइस देना चाहिए। तो जिस दिन ड्यू होगा, मतलब इनवॉइस मतलब जिस दिन ड्यू होगा, ओके क्योंकि तब तक इनवॉइस देना चाहिए। तो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अभी एक सर्कुलर देखा था टेलीकॉम सेक्टर के केस में, ओके अब कब बोला जाएगा, आप बताओ कब बोला जाएगा इनवॉइस नॉट विद इन टाइम?
बोलो ना, कब बोला जाएगा इनवॉइस विद इन, नॉट विद इन टाइम, तीनों कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है और आपने ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं दिया, ओके, ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं दिया, तो फिर ओके यहाँ पे टीओएस इक्वल्स टू ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ये अभी देखा था हमने यहाँ पे एनएचआई के कॉन्ट्रैक्ट में कि आपकी जो ड्यू डेट है वो डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी, कंप्लीशन या प्रोविजन मानी जाएगी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन अगर विद इन टाइम नहीं होगा तो जिस दिन ड्यू हुआ या जिस दिन रिसिप्ट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, ओके, विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि आईसीआई ने ये इंटरप्रेट लिया कि भाई डेट ऑफ कंप्लीशन इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वही हमने अभी एनएचआई के कॉन्ट्रैक्ट में देखा, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो ठीक है। दूसरा, तुमने इनवॉइस पेमेंट के पहले नहीं दिया तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तुम्हारा टीओएस आएगा, कंप्लीशन के पहले नहीं दिया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, ओके। बस वही कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रिंसिपल तो बेटा यही लगाना है, सच कहूं क्या, तो प्रिंसिपल तो यही लगाना है जो मैंने आपको दिया, ठीक है, प्रिंसिपल, बस वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लगाना है। अगर समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो सेशन होने का 10 मिनट रिलैक्स बैठना और इसको समझना, ठीक है। अब देखो, गुड्स सेंट फॉर सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन आपने अभी के अभी मेरे साथ देख लेना है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि स्पून फीडिंग की आदत है, सर आप ही ले लो बस, थैंक यू आप ये नहीं कहते हो ओके कि सर एग्जाम में आके हमारा पेपर लिख दो ठीक है। तो यहाँ पे खुद ट्राई करो बेटा, कभी तो जिम्मेदारी लो खुद की, कभी तो लो। तो आप वहाँ टाइम पे, अभी आसान लगता है कि हाँ कोई बता दे, पर टाइम पे याद नहीं आता है, मेरी बात सुनना। और आईडीटी में 40-50 मार्क्स लेके वो तो तुम वैसे भी सेल्फ पढ़ोगे तो हो जाएगा, मेरा ये रिवीजन देख लो तो भी हो जाएगा। तुमने आईडीटी में अच्छी पढ़ाई की है, क्लासेस किए हैं, ओके, थोड़ा सेल्फ स्टडी करो तो देखो आसानी से आप 60+ 70+ जा सकते हो ना। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस होगा तो मैं पहले पेज पे आता हूँ, और वो पहला पेज क्या कहता है, अगर आपने कोई गुड्स ऐसा बेचा जो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, तो उसका इनवॉइस कब बनता है, पहले समझ लो इनवॉइस कब बनता है। तो उसका इनवॉइस बनता है जिस दिन कस्टमर ने अप्रूवल दिया, यानी इनवॉइस आपको देना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब दैट इज डेट ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ अप्रूवल जिस दिन उसने अप्रूवल दिया, और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये हुआ कि जब आप रिमूव करोगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तो समझ लो आपकी ये फैक्ट्री है, रिसिपिएंट है, यहाँ से ट्रक जा रहा है पर अभी सप्लाई नहीं हुआ, ये ट्रक वहाँ जाएगा, वहाँ ट्रक जाने के बाद इनवॉइस कब बनेगा, अगर कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया तो यहाँ इनवॉइस बनाया जाएगा, यहाँ टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा, रिमूवल पे नहीं बनाएंगे। अप्रूवल दिया तो यहाँ टैक्स इनवॉइस, नहीं तो वापस लेके आ जाओ, नहीं अप्रूवल लिया तो वापस लेके आ जाओ। लेकिन पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है, ध्यान से सुनो कि हाँ, अभी पॉइंट नंबर 2 कि 6 महीने में रिमूवल से गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि 6 महीने में अप्रूवल ले लो या वापस लेके आओ, लेकिन 6 months रिमूवल से नहीं आया तो जिस दिन 6 months खत्म हो जाएंगे उस दिन गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा टीओएस आएगा और हमें टैक्स दे दो। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखो, ये कॉन्टेक्स्ट में और ये कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 केस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा फैक्टर समझो कि इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बिफोर 6 months एंड इनवॉइस इज इश्यूड ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब क्या, एक्सेप्टेंस मिल गया 6 महीने के पहले एक्सेप्टेंस मिल गया और हमने इनवॉइस भी ओके एक्सेप्टेंस के पहले, जिस दिन अप्रूवल मिला एक्सेप्टेंस मिला उसके पहले हमने इनवॉइस दे दिया, तो आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। 2 क्राइटेरिया है, 2 अलग अलग क्राइटेरिया में सोचना कि भाई एक्सेप्टेंस मिला और जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला उस दिन हमने इनवॉइस दिया या उसके पहले दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या इफ एक्सेप्टेंस नॉट गिवन बिफोर 6 months एंड इनवॉइस इज इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट व्हेन 6 months एक्सपायर, चलो एक्सेप्टेंस नहीं मिला पर 6 महीने कंप्लीट होने के पहले हमने इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वही टीओएस रहेगा। लेकिन अगर यहां पे इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बिफोर 6 months बट इनवॉइस इज इश्यूड नॉट ऑन और बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो लास्ट डेट क्या होगी, ओके यहां पे लास्ट डेट क्या होगी, तो लास्ट डेट होगी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या ओके डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, या फिर एक्सेप्टेंस नहीं दिया होगा तो जब 6 months कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो मैं सिंपल में मैं समझाना चाहता हूं, दोनों क्राइटेरिया में देखो एक्सेप्टेंस दिया होगा तो फिर मेरा कट ऑफ पॉइंट एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और एक्सेप्टेंस के पहले इनवॉइस या ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। चलो एक्सेप्टेंस नहीं दिया
तो 6 मंथ मेरा कट ऑफ पॉइंट आ जाएगा। उसके पहले इनवॉइस दिया तो इनवॉइस। चलो सेकंड एक्सेप्टेंस दिया, पर मैंने इनवॉइस एक्सेप्टेंस के वक्त नहीं दिया, मैंने इनवॉइस बाद में दिया, तो फिर मेरी लास्ट डेट क्या आ जाएगी? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक्टिव है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो जब मेरे 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे वो टीओएस लिया जाएगा। और इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एंड दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो चलो दोस्तों, एक सिंपल सा टॉपिक था, सॉरी ओके, एक सिंपल सा टॉपिक था। चलो, तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। थोड़ा एंडिंग पार्ट में आपको अपडेट करके दे रहा हूं। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में एक छोटी सी जो अमेंडमेंट हुई है वो आपको बताता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई का चार्ट हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर रिवर चार्ज में, यानी आपकी सेक्शन 13(3) में आ जाओ, सेक्शन 13(3) में आ जाओ आप रिवर चार्ज में, और रिवर चार्ज में सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? तो जैसा मैंने पढ़ाया आपको, तो सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? डेट ऑफ पेमेंट। सुनो, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे, फिर बुक एंट्री या डेबिटेड टू बैंक, आई रिपीट, बुक एंट्री और डेबिटेड टू बैंक वो लिया जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद में यहाँ पे 61 डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। अगर सप्लायर आरपी है, आपको याद होता है, तो आरपी होगा, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर इश्यूज टैक्स इनवॉइस। तो जो सप्लायर टैक्स इनवॉइस देगा, और क्योंकि आपको रिवर चार्ज में याद होगा, रिवर चार्ज में अगर सप्लायर आरपी होगा तो टैक्स इनवॉइस वो इश्यू करता है, और रिसिपिएंट जो है या रिवर चार्ज में पे करता है। अरे याद आया कि नहीं याद आया मेरे दोस्तों? हाँ, तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रिवर चार्ज में टैक्स दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके, जब वो टैक्स इनवॉइस देगा, ओके, वहां से 61 डे लिया जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहा है तो हमें सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो ये अमेंडमेंट हुई है और सी क्लॉज बनाया। ओके, अगर आप सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो, क्योंकि सप्लाई इज अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे सप्लायर जो है, ओके, सप्लायर यूआरपी है। ओके, अगर सप्लायर यूआरपी है तो वो सिचुएशन में सेल्फ इनवॉइस जो बनाएगा, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ सेल्फ इनवॉइस बाय रिसिपिएंट वो आपका, ओके, यहाँ पे टीओएस की डेट ली जाएगी। तो तीनों में से विच वन इज अर्लियर। तो देखो, एक ओके, आपको कैसे कंपेयर करना है मैं आपको बता दूं। ओके, डेट ऑफ पेमेंट, आपको डेट ऑफ पेमेंट, अगर सप्लायर इनवॉइस दे रहा है तो वहां से 61 डे टैक्स इनवॉइस, बस ये दोनों, यही बात खत्म हो जाती है। सप्लायर टैक्स इनवॉइस दे रहा है तो वहां से 61 डे। लेकिन सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो डेट ऑफ पेमेंट या हमारा सेल्फ इनवॉइस की डेट, सेल्फ इनवॉइस से 61 डे नहीं, सेल्फ इनवॉइस की डेट विच इज अर्लियर। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट यहाँ पे हुई। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई में दूसरा मैं आपको बता दूं, वाउचर से रिलेटेड मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो जनवरी 26 एग्जाम में अपीयर होने वाला है, जनवरी 26 एग्जाम में सेक्शन रिमूव नहीं किया वाउचर का। सेक्शन वही है कि आइडेंटिफाइबल वाउचर एंड नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर, तो आपको रिमूव नहीं करना है जनवरी 26 से दिसंबर 25 के लिए। ये जो सेक्शन रिमूव किया वो मई 26 के लिए रिमूव किया हुआ है। ओके, पर आपको एक सीबीआईसी सर्कुलर अमेंडमेंट अगर आपने देखी होगी तो अमेंडमेंट में एक सीबीआईसी सर्कुलर है, और वो सीबीआईसी सर्कुलर ये कहता है कि वाउचर पे अब जीएसटी नहीं आएगा। वाउचर पे, किसी भी वाउचर पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई रिकॉग्नाइज वाउचर होगा तो ट्रांजैक्शन इन मनी माना जाएगा, और अदर देन आरबीआई रिकॉग्नाइज वाउचर होगा तो एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स और सिक्योरिटीज में या मनी गुड्स और सिक्योरिटीज में नहीं आएंगे। इसलिए वाउचर पे जीएसटी नहीं आएगा, आप सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन से लिखोगे। दूसरा मैं आपको कह दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाउचर में सेल परचेस करते हैं तो एक्शनेबल क्लेम का सेल परचेस करते हैं, इसलिए उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, पर कोई कमीशन होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और एक क्लैरिफिकेशन का थर्ड पॉइंट, अगर आपने वाउचर दिया, वाउचर पे जीएसटी नहीं देना है, पर उस वाउचर के अगेंस्ट में अगर वो रिडीम करवा रहा है, मतलब वो आ रहा है और वाउचर रिडीम करवा रहा है, तो जब आप गुड्स दोगे, ओके, या सर्विस एक्चुअल दोगे फिजिकली, ओके, तो वो केस में आपको जीएसटी आएगा। तो ये सर्कुलर जो अमेंडमेंट वाला है उसके हिसाब से वाउचर की टैक्सेबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन ओके, उन्होंने ये जो सेक्शन है वाउचर वाला वो रिमूव किया बाय फाइनेंस एक्ट 2025, जो मई 26 एंड ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। तो आप अगर मई 26 और ऑनवर्ड देख रहे होगे तो ये जो है इसके हिसाब से आपको ये सेक्शन नहीं पढ़ना है। डन 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 डन। आई होप आपने यहाँ पे ये क्लियर समझ गया होगा, और ये छोटी सी अमेंडमेंट हमारी हो गई। तो आज का रिवीजन इज ओवर, टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ये रिवीजन में मजा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके कनेक्ट हो गए होंगे। ओके, सो दोस्तों बस इतना ही कहूंगा यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा,
ओके, आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट कर दूंगा। ओके, तो उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने पढ़ के जाना है। ओके, सारे वीडियो जितने भी आप रिवीजन वीडियो देखोगे, उस रिवीजन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास न्यू रिसेंट सर्कुलर होगा, क्योंकि इस बार जो मैंने बैच ली वो बैच में 1 कॉन्सेप्ट बुक, 1 चार्ट बुक, 1 क्वेश्चनर। ओके, और कॉन्सेप्ट बुक हमारा 480 पेजेस, चार्ट बुक हमारा 460 पेज में पूरा आईडीटी, और एक कॉन्सेप्ट बुक में पूरा आईडीटी हो गया है। ओके, तो वो बैच लिया होगा तो ठीक है। ओके, आपके पास नया क्वेश्चन होगा तो नया क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, और अगर आपके पास ओल्ड होगा तो कोई बात नहीं है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऐसे हम रिवाइज करते रहेंगे, इस बार बोलिए 80 बार। थैंक यू सो मच।